नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बिहार बोर्ड के लिए 35 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 35 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सब हमारे साथ आंसर भी लगाते चलिएगा और लास्ट में बताना कि इस 35 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो। देखिए, फर्स्ट नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। सभी बच्चे आंसर को लगाते चलेंगे और सारे प्रश्नों को याद भी करते चलेंगे। देखिए, पहला नंबर सवाल ये रहा, बताते चलो सही सही आंसर को चैट सेक्शन में आप लोग। देखो, पहला सवाल क्या करा है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, क्या होती है? शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होती है, या फिर सतह से 45 डिग्री पर होती है। क्या होती है बता दो आप लोग। 1 का करेक्ट आंसर, तो यह सतह के लंबवत होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 का बी लगा लो जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा आंसर भी है, सतह के लंबवत होती है। ओके, चलिए फिर दूसरा नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक बता दो। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज कौन सा होगा? 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वो हमारा हो जाएगा कूलम मीटर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। सीएम है तो सेंटीमीटर मत समझना, ये कूलम मीटर है। ओके, याद रखिएगा आप लोग। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। निर्वात का पराविद्युत सामर्थ्य होता है। देखो जी, यहाँ दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो हमारा होता है पराविद्युत स्थिरांक, क्या? एक होता है निर्वात का पराविद्युत स्थिरांक कितना होता है, यानी कि यहाँ पूछा जाता है कि निर्वात, यहाँ पे लिख लो निर्वात का क्या पूछे तो पराविद्युत और कौन सा होता है तो पराविद्युत स्थिरांक पूछे। पराविद्युत स्थिरांक आपसे पूछे, स्थिरांक रहे तो आप समझ लेना कि आपसे स्थिरांक पूछा गया हो, लेकिन यहाँ सामर्थ्य पूछा गया तो दोनों में डिफरेंस होता है। अगर आपसे पूछे कि निर्वात का पराविद्युत सामर्थ्य क्या होता है तो वो हमारा अनंत होता है, लेकिन अगर निर्वात का पराविद्युत स्थिरांक पूछे तो वो हमारा 1 होता है। इसको भी आप लोग याद रखोगे। ओके, अभी का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इनफिनाइट, यानी कि अनंत हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए, क्या करें। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? किसी संधारित्र की धारिता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बता दो। 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 का सही जवाब कौन सा होगा? वोल्ट होगा, न्यूटन होगा, फेराड होगा, या फिर एम्पियर होगा। द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज कौन सा होगा? तो वो फेराड होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 का सी जितने भी बच्चे लगा रहे हो उसका सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग ऐसे ही आंसर को लगाते चलो, लास्ट में बताना कि 35 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाते हो। और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हो, एक बार क्लास को सभी बच्चे लाइक कर देना, तब पढ़ाने में भाई बहुत ही मजा आता है आप लोगों को। ओके जी, वैसे आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, ये तो पहले ही कर देते हो बोलने से पहले। चलिए फिफ्थ नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, ये रहा आपके सामने। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। पांचवा नंबर सवाल का सही जवाब बता दो आप लोग फटाफट से। 5 का सही जवाब बता दो। एक पराविद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है बताएंगे। 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एक पराविद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है? तो ये सीधे रूप से क्या होता है? बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 का बी लगा लो, आप सबका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। सेलों का समूहन कितने प्रकार से किया जाता है? बहुत ही आसान सा सवाल है, आप लोग पढ़े भी हो, चैप्टर वाइज अगर पढ़े हो तो ये आपको पता होगा कि सेलों का समूहन जो है वो 3 प्रकार से किया जाता है, आपको भी पता होगा। अब पूछोगे सर कौन कौन से होता है, तो एक होता है सेलों का श्रेणी क्रम समूहन, दूसरा होता है सेलों का समांतर क्रम समूहन, और तीसरा होता है सेलों का मिश्रित समूहन। इसको भी आप लोग याद, यानी कि मिश्रित क्रम समूहन होता है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 6 का बी राइट आंसर है। याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी। इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। ओके जी, तो सारे प्रश्नों को आप लोग याद करते चलना, और जितना भी मैं कराते जा रहा हूं ना भाई, सिर्फ इतना को आप लोग रिवीजन और अच्छे से याद करते चलना। जैसे कि ये आज मैं पढ़ाया तो इसको 2-3 दिन के बाद फिर से रिवीजन कर लेना, जिससे कि आपको जो है भूल ही ना सको इस सारे प्रश्न को। ओके, चलिए फिर 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते। ये आपके सामने, बताते चलो सही सही आंसर।
जब ताप में वृद्धि होती है तब किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? चालक का प्रतिरोध है, जब ताप को बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? परिवर्तित रहता है, घटता है, बढ़ता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यह बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। कितना पर लंबाई पर प्राप्त होता है? कम लंबाई पर, अधिक लंबाई पर, उतनी ही लंबाई पर, या फिर किसी भी लंबाई पर प्राप्त नहीं होता है। क्या होगा इसका सही जवाब? तो यह अधिक लंबाई पर प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 8 और लॉन्गर लेंथ होता है। ओके, चलिए 9 नंबर सवाल देखिए, ये आपके सामने, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध या आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? आप बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध अगर आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? बता दो कौन सा होगा। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 2 गुना होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 का बी लगा लो, सही जवाब है। और याद रखिएगा ये प्रश्न भी कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो कौन सा होता है? विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार करते हैं वो कौन सा होता है? बता दो 10 का करेक्ट आंसर। 10 का सही जवाब सभी बच्चे बता दो। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो कौन सा होता है? वो होता है नाइक्रोम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, नाइक्रोम करेक्ट आंसर है। द एलिमेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर इज कौन सा होता है? तो नाइक्रोम। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। KWH मात्रक है, बहुत ही आसान है भाई। KWH मतलब कहने का अर्थ है किलो वाट हावर। जो मात्रक होता है वो किसका होता है? तो ये होता है ऊर्जा का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे ऐसे भी लिखा होगा, आप लोग पढ़े हो कि किलो वाट घंटा। किलो वाट घंटा किसका मात्रक है? ये पढ़े हो कि नहीं बता दो आप लोग। किलो वाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो ऊर्जा का होता है। याद रखोगे आप लोग। आवेश का कूलम होता है, धारा का कौन सा? एम्पियर होता है, विभवांतर का कौन सा? तो वोल्ट मीटर होता है। बस इतना को याद रखिएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखिए। एक समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, या फिर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। 12 का सही जवाब लगाओ बच्चा पार्टी। तो यह केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 12 का। ऑप्शन बी लगा लो, ओनली मैग्नेटिक फील्ड होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल। स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? स्वप्रेरकत्व का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो वो हमारा होता है कौन सा? स्वप्रेरकत्व है, प्रेरकत्व है, तो ये हमारा हेनरी होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। ओके जी, चलिए फिर 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 14 नंबर सवाल। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट से सभी बच्चे बता दो। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान क्या होता है? बता दो आप लोग। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का जो माध्यमान होता है वो कितना होता है? तो ये 0 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 14 का ए लगा लो जी, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा, ये भी कई वर्षों से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, बता दो घरेलू विद्युत आपूर्ति की घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति कितना है? तो 50 हर्ज है। तो धारा का मान 0 से होने की आवृत्ति क्या होगी? तो 100 हर्ज होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए 16 नंबर सवाल के ऊपर, ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। ये किसी अगली क्लास में हम लोग सॉल्व कर देंगे सारे प्रश्नों को। देखो, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या वो सदिश राशि है, अदिश राशि है, उदासीन राशि है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 16 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, यानी कि सदिश राशि होता है। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्त क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्त काल कितना होता है? तो ये बता दो 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये भी बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 का बी बिल्कुल राइट आंसर है। 17 का बी हो जाएगा बच्चा पार्टी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 18 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तांबा होता है, तांबा क्या होता है बता दो आप लोग। तांबा जो होता है वो क्या होता है? तो यह होता है डायमैग्नेटिक, यानी कि प्रति चुंबकीय होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। ओके, लोह चुंबकीय, जैसे लोहा भी लोह चुंबकीय होता है, निकल भी लोह चुंबकीय होता है। चलिए 19 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल, किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती। किस पर निर्भर नहीं करेगी? बता दो 19 का करेक्ट आंसर सभी बच्चे। 19 का जो होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता? तो तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। 19 का सी इज
द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखना आप लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। 20 नंबर सवाल का जवाब, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति हो सकती है कैसी? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, या फिर ए और बी दोनों, या फिर विद्युतीय, कैसा हो सकता है बता दो आप लोग। द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज, कौन सा होगा? तो ये हमारा होता है ट्रांसवर्स, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि अनुप्रस्थ होता है। 20 का ए इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। और एक और भी पूछा जाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, ये भी पूछा जाता है, तो याद रखोगे आप लोग। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक होता है? बहुमूल्य नगों के पहचान में कौन सहायक होता है बता दो। 21 का करेक्ट आंसर, 21 का सही जवाब बता दो आप लोग। तो बहुमूल्य नगों की पहचान में जो सहायक होता है वो होता है पराबैंगनी किरणें, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21 का। 21 का ए बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा सभी बच्चे। ओके चलिए 22 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। विस्थापन धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? विस्थापन धारा का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है बता दो। ओम होता है, एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, या फिर जूल होता है, क्या होता है? 22 का करेक्ट आंसर बताएंगे आप लोग। तो वो हमारा विस्थापन धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, याद रखिएगा। द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज, कौन सा? एम्पियर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। या फिर धारा भी है, धारा का मात्रक और विस्थापन धारा दोनों एक है, याद रखिएगा, दोनों का कौन सा होता है? तो एम्पियर ही होता है। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? जल का व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, कौन सा होगा? जल का अपवर्तनांक हमारा जो होता है वो कितना होता है बता दो आप लोग। तो जल के लिए पूछे तो वो होता है 1.33 होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये 1.52 जो है ये हमारा क्राउन कांच का होता है, क्या? क्राउन कांच, यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, क्राउन कांच का है ये, क्राउन कांच, याद रखिएगा आप लोग। 1.52 जो है ये क्राउन कांच का है, लेकिन 1.31 जो है ये किसका है? तो ये बर्फ का होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और कौन सा है? तो 1.36 है जो कि अल्कोहल का है, क्या? अल्कोहल का है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से कोई एक पूछ दिया तो आप लगा के चले आना। चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है बता दो आप लोग। 24 का करेक्ट आंसर, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकीर्णन पर, अपवर्तन पर, वर्ण विक्षेपण पर, या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, किस पर निर्भर करता है बता दो आप लोग फटाफट से। ऑन विच प्रिंसिपल डज एन ऑप्टिकल फाइबर वर्क, कौन सा करता है? तो वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 नंबर सवाल देखिए। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, लो जी बहुत ही आसान है, ये तो आपके बुक में भी दिया गया है, बता दो करेक्ट आंसर क्या होगा। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछे तो वो हमारा 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन अगर इसके लिए फोकस दूरी पूछे तो 2 सेंटीमीटर, तो दोनों को याद रखिएगा आप लोग। अभी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछा है 25 सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, क्या? जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनता है? तो आंख के रेटिना पर बनता है। तो बता दो उस पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा हो सकता है? तो एक तो मैंने उस दिन बताया था कि एक हमारा वास्तविक होता है, वास्तविक तो होता है, और दूसरा कौन सा होता है? तो वो हमारा उल्टा होता है, क्या? उल्टा होता है। तो आप बता दो कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, याद रखिएगा आप लोग। जो उल्टा बनता है उसको आयरिस के द्वारा क्या होता है वो उसको सीधा करके दिखाया जाता है आप लोगों को या फिर हम लोगों को। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, इसका राइट आंसर बता दो। प्रकाश के द्वितीयक तरंगी का सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? बता दो आप लोग। ये कई बार मैंने बता चुका है कि प्रकाश के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत पूछे आप लोगों से, तो बता दो कौन सा होगा, बता दो कौन सा होगा। 27 का करेक्ट आंसर तो वो हमारा होता है हाइगेंस साहब, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ द्वितीयक होगा यहाँ भाई, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है? प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की जो पुष्टि करता है वो कौन करता है? तो वो करता है ध्रुवन, करेक्ट आंसर सी है, याद रखिएगा आप लोग। 28 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश
प्रकाश को क्या माना जाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है? तरंग माना जाता है, कण माना जाता है, या फिर ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो ये माना जाता है कण यानी कि पार्टिकल माना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आप लोग। ओके चलिए 30 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, किससे मिलकर बना होता है? तो किसी परमाणु का जो नाभिक बना होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है? 30 का करेक्ट आंसर बता दो आप लोग। तो ये प्रोटॉन से भी बनता है, यानी कि प्रोटॉन से भी, और न्यूट्रॉन से भी बनता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके जी, याद रखिएगा 30 का डी बिल्कुल सही जवाब है। 31 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक धारा आवेश होते हैं। अब बताओ जी, आप लोग अगर क्वेश्चन बैंक को उल्टा के देखते हो तो मतलब एक ना एक वर्ष मतलब कई बहुत सारे मतलब 2010 से लेके आपके 2024 तक में बहुत सारे बार ये प्रश्न आ चुका है कि एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक कौन से होते हैं? तो एन टाइप के लिए इलेक्ट्रॉन होता है, एन टाइप के लिए इलेक्ट्रॉन होता है, और पी टाइप के लिए क्या होता है? तो पी टाइप के लिए होल होता है। याद रखोगे आप लोगों के। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल देखिए, वही क्वेश्चन आ चुका है, तो बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक धारा वाहक कौन से होते हैं? तो होल होते हैं। पी टाइप के लिए होल होते हैं, अभी मैंने बताया। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। 33 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, जब किसी भी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? या तो प्लस होगा या माइनस होगा, या फिर नेगेटिव या पॉजिटिव, यानी कि बढ़ेगा और घटेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33 का डी बिल्कुल राइट आंसर है। 34 नंबर सवाल देखिए क्या है। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है? कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है? तो मैंने ट्रिक भी बता चुका है भाई, तो आप लोगों को भूलना नहीं है। बीबी रोए जीबी, बस इतना याद रखो। बीबी रोए जीबी, यानी कि बीबी किसके लिए रो रही है? तो जीबी के लिए भाई। अगर नेट खत्म होगा तो रोएगी तो जरूर। तो बता दो बीबी रो रही है जीबी के लिए, मतलब बी मतलब ये हो गया ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया और ब्लू हो गया। इसके लिए 0 होता है, इसके लिए 1 होता है, इसके लिए 2 होता है, इसके लिए 3 होता है, इसके लिए 4, 5 और 6। अब देख लो किसके लिए पूछा गया, तो रेड के लिए, मतलब लाल के लिए पूछा गया। तो रेड कहाँ है? तो यहाँ है भाई साहब। तो कौन सा होगा? रेड के लिए 2 करेक्ट आंसर है। ब्लैक के लिए पूछे तो 0 हो जाएगा, ब्राउन के लिए 1 हो जाएगा, ऑरेंज के लिए 3 हो जाएगा, येलो के लिए 4 हो जाएगा, ग्रीन के लिए 5 हो जाएगा और ब्लू के लिए 6 हो जाएगा। इतना को याद रख लो। कॉपी में अगर जगह हो तो कहीं इसको नोट कर लो भाई, याद कर लो। बीबी रोए जीबी, बस। ओके चलिए 35 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? बताएंगे सभी बच्चे। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? वो डिस्टेंस का होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो कई बार करा भी चुका हूं, तो आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ व्हिच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, कौन सा होगा? तो डिस्टेंस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रखिएगा आप लोग। ओके तो चलिए, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना भाई। जब आप लोग कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। चलो आज जितने भी बच्चे कमेंट करेंगे सबका कमेंट देखेंगे, अच्छा से कमेंट करना कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो ये भी पूछ सकते हो आप, और क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो हमारे साथ तो जुड़ जाओ भाई, एग्जाम तक हमारे साथ जुड़ जाओ और अच्छे से तैयारी करो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराया जाता है, तो अब किस बात का डर है? जुड़ो और अच्छे से तैयारी करो आप लोग। ओके जी, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।